जय हिंद डियर स्टूडेंट। 2021 का जो पार्ट फर्स्ट था हमारा, यानी कि 2021 का जो पहला पेपर था एनडीए का, उसके हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, कुछ यानी कि 10 क्वेश्चन। इस स्लाइड में बच्चों एक क्वेश्चन हमारा छूट गया था, तो उस क्वेश्चन को हम डिस्कशन करते फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग बात किए थे कि एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन, वायुमंडल और उसका संगठन करके जो चैप्टर है हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वहीं से एक क्वेश्चन हम लोग को स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन सिंपल सा हमसे पूछा जा रहा है कि बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन क्या है, द कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन एक्सोस्फीयर। तो बच्चों हम लोग बोले हैं कि 99% जो हमारी एटमॉस्फेयर की गैस है वो मिल जाती है हमें अप टू द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर। कहाँ तक मिल जाती है? 32 किलोमीटर की हाइट तक। 32 किलोमीटर की हाइट तक वायुमंडल की, एटमॉस्फेयर की 99% गैसों का जो कंपोजिशन है हम लोगों को मिल जाता है, ठीक है। और बाकी जो गैसेस हमारी बचती है वो हम लोगों को कहां तक मिलेगी? 1000 किलोमीटर की हाइट तक। ये ट्रोपोस्फीयर था, ये स्ट्रेटो है, ये मेसो है, ये आयनो या थर्मो है और ये एक्सोस्फीयर है, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ग्रेविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और ग्रेविटी डिक्रीज होगी तो जो गैस सबसे भारी होगा वो सबसे नीचे कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो नाइट्रोजन, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो हाइड्रोजन, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो हीलियम और फिर जाएंगे तो हाइड्रोजन, ठीक है। ये गैसों का क्रम हम लोगों को मिलेगा कहाँ? जब 80 किलोमीटर के अबव हम जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ट्रोपोस्फीयर में जब हम 0 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे तो यहां पर सभी गैसों का मिक्सचर होता है। सभी गैसों का क्या होता है? मिक्सचर। इसलिए 0 से 80 किलोमीटर तक के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? होमोस्फीयर या सममंडल। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सभी गैसों का मिश्रण होता है, यहाँ पर सभी गैसों का मिश्रण होता है, इसलिए इसको हम सममंडल कहते हैं। लेकिन 80 किलोमीटर से ऊपर 1000 तक आप जाएंगे तो ग्रेविटी कम होने के कारण क्या होगा? अलग अलग गैसों का अलग अलग लेयर मिलेगा, इसलिए इसको कहेंगे विषम मंडलीय हेटेरोस्फीयर। विषम मंडलीय क्या कह देंगे इसको? हेटेरोस्फीयर कह देंगे बच्चों। क्यों कहेंगे इसको हेटेरोस्फीयर? क्योंकि यहाँ ड्यू टू लेस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी कम होने के कारण अलग अलग गैसों की अलग अलग परत मिलती है। तो 80 से 640 के बीच में हम लोगों को मिलता है आयन मंडल, आयनोस्फीयर, और 640 से 1000 के बीच में मिलता है बाह्य मंडल या एक्सोस्फीयर। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गैसों का मिक्सचर फिर भी मिल जाता है बच्चों, लेकिन एक्सोस्फीयर में जाकर के ग्रेविटी कम होने के कारण जो सबसे भारी गैस होगी वो सबसे नीचे, उससे हल्की उससे ऊपर, और उससे हल्की उससे ऊपर, सबसे जो लाइटर हल्की गैस होगी वो सबसे ऊपर मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जो मैंने अभी क्रम आपको बताया है, हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस है वो सबसे ऊपर मिलेगी आपको, ठीक है। तो हीलियम और हाइड्रोजन जो गैस है बाह्यमंडल में गैसों का क्या मिलेगा आपको? कंपोजिशन मिलेगा सबसे आउटर लेयर में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो आंसर था हमारा वो ए था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े बच्चों, हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे कहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम लोग जा रहे हैं तो बच्चों हम लोगों ने यहां तक क्वेश्चन देख लिया था। स्थल मंडल की अधिकतम गहराई हम लोग हिमालय पर्वत में देखकर आ चुके थे 70 किलोमीटर। अगला हम देख रहे हैं वॉल्केनो से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है। क्या है क्वेश्चन हमारा? कि मैग्नेटिक मटेरियल, जो मैग्मी पदार्थ, तो जो एक वृद्ध पिंड जो भू परपटी के गहराई में ठंडा होता है और बड़े गुंबद के रूप में दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, पहला तो बोल रहा है भू परपटी की गहराई। A large body of magmatic material that cools in the deeper depth of the earth crust and develops in the form of large dome, बड़े गुंबद के जैसा। किसके जैसा? बड़ा गुंबद है, पहला सेंटेंस पकड़ना। और दूसरा क्या देखना हम लोगों को? डीपर पार्ट है, गहराई में। कहां पर जाना है? गहराई में। तो मान लीजिए बच्चों ये ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा था, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था, ठीक है। यदि ये अर्थ सरफेस के ऊपर आकर के जमा होता तो ये बेसाल्ट चट्टान का निर्माण करता, बेसाल्टिक रॉक का फॉर्मेशन करता, ठीक है। लेकिन ये कहां जाकर के डिपॉजिट हो रहा है? ये डिपॉजिट हो रहा है अर्थ सरफेस के नीचे, और एक लार्ज डूम के फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है यदि डीपर पार्ट में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेथोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? बेथोलिथ। यदि ये स्मॉल डूम के फॉर्म में ऊपर डिपॉजिट होता, अपर वाले पार्ट में, है क्रस्ट के नीचे, है क्रस्ट के नीचे, बट क्रस्ट के नीचे थोड़ा अपर पार्ट, ये डीपर पार्ट हो गया और ये अपर पार्ट हो गया, तो इसको हम लोग लेकोलिथ बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? लेकोलिथ। बट ये क्या बोल रहा है? लार्ज डूम। और कहां होना चाहिए? डीपर पार्ट होना चाहिए, है ना, गहराई में होना चाहिए और बड़ा डूम होना चाहिए। तो इस बड़े डूम वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? बेथोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? बेथोलिथ। छोटा डूम होता, ऊपर होता, तो लेकोलिथ कहते हैं। यदि हम लोग देखेंगे, है ना, प्याले जैसा, तस्तरी जैसा यदि आकृति बनता तो उसको हम लोपोलिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोपोलिथ। और फेकोलिथ में वेव लाइक स्ट्रक्चर बनता। कैसा स्ट्रक्चर बनता? वेव लाइक।
तो यदि लार्ज डूम है और कहां पर है, डीपर पार्ट में है तो बेथोलिथ है, स्मॉल डूम है अपर पार्ट में है तो लेकोलिथ है, प्याले जैसा शोषर से तस्तरी नुमा है तो लोपोलिथ है, और वेव लाइक स्ट्रक्चर उसमें बहुत सारे एंटीक्लाइन सिंक्लाइन है तो वो फेकोलिथ है। क्या है, फेकोलिथ है। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, बेथोलिथ, बेथोलिथ। नेक्स्ट हम लोग देखें बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 123 के बाद में क्वेश्चन नंबर 124, आपसे मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज से भी क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है। तो यहां पर हमारे सामने जो क्वेश्चन है ये किससे, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाले चैप्टर से। हमारे देश में हम देखते हैं लगभग 22 से 23 ऑयल रिफाइनरी, जिसमें सबसे पहले हमने डिगबोई देखी थी असम में। ठीक है, डिगबोई हम लोगों ने देखा है, जो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 6 में। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी आपने बीना में नाम सुना होगा। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो ऑयल रिफाइनरी है वो जामनगर गुजरात में, जिसको रिलायंस पेट्रोलियम ऑपरेट करता है। कौन ऑपरेट करता है, रिलायंस पेट्रोलियम। ठीक है, तो यहाँ पर तातीपा का एक ऑयल रिफाइनरी दे रखी है जो गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश में है, नुमालीगढ़ असम में है, बोगाईगांव भी असम में है, और डिगबोई भी असम में है। तो आप देख रहे 3 इसमें असम में और एक आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा तेल शोधनशाला असम में स्थित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑयल रिफाइनरी इज नॉट लोकेटेड इन असम, नॉट लोकेटेड इन असम। तो तातीपाका बच्चों आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम भी आंध्र प्रदेश में है, मनाली तमिलनाडु में है। मनाली ऑयल रिफाइनरी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो तातीपाका याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में, और बाकी डिगबोई, नुमालीगढ़ और कौन सा, बोगाईगांव, ये तीनों कहां पर है, असम स्टेट में है। तो क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर हो गया बच्चों हमारा ए, तातीपाका कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 131, निम्नलिखित में से कौन सा द्रवण कंडेंसेशन का रूप नहीं है, कंडेंसेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन के फॉर्म कौन कौन से हैं, तो एक तो होता है ड्यू, ओस। कब बनता है सर ये ओस, जब वायुमंडल का तापमान ड्यू पॉइंट से नीचे चला जाए। सर ये तो आपने जैसा नाम था वैसे तो बोल दिया। ड्यू पॉइंट क्या होता है, तो वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई एयर सेचुरेटेड हो जाता है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर वायु संतृप्त हो जाती है, उसे ड्यू पॉइंट या ओशांक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, ओशांक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, ओशांक बिंदु कहते हैं, ड्यू पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, तो ड्यू पॉइंट से जब टेम्परेचर नीचे गया तो ओस बन गए, ड्यू बन गए, यानी कि ये संघनन का रूप है, संघनन का रूप है। संघनन में, कंडेंसेशन में क्या होता है, वाटर वेपर से वाटर ड्रॉपलेट बनता है, वाटर वेपर से वाटर ड्रॉपलेट। दूसरा है फोग, जिसको हम क्या कहते हैं, कोहरा। क्या कहते हैं, कोहरा। तो जब हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाए, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाएगा, तो एटमॉस्फेयर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल्स के ऊपर जाकर के डिपोजिशन हो जाएगा आइस का, और विजिबिलिटी मात्र 200 मीटर तक ही रहेगी। कहां तक रहेगी, 200 मीटर तक। तो उसको हम कह देंगे कोहरा। क्या कह देंगे, कोहरा। फोग या उसको क्या कह दिया, कोहरा। फ्रोस्ट में क्या होगा, जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाएगा तो पेड़ पौधों की पत्तियों के ऊपर जाकर के बर्फ जमा हो जाएगा, पेड़ पौधों की पत्तियों के ऊपर जाकर के बर्फ जमा हो जाएगा, तो उसको हम फ्रोस्ट कह देंगे। क्या कह देंगे, फ्रोस्ट। लेकिन ये स्लिट जो है, सहिम वृष्टि जो है बच्चों, ये क्या होता है, तो फ्रोजन एंड रीफ्रोजन ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर। फ्रोजन एंड रीफ्रोजन, फ्रोजन एंड रीफ्रोजन, यानी कि पानी की कुछ जमी हुई और कुछ पिघली हुई जो बूंद है, उसको हम सहिम वृष्टि या स्लिट कहते हैं। और ये जो स्लिट है फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है, वर्षण का रूप है। कौन कौन है वर्षण का रूप, रेनफॉल, स्नोफॉल, हेलस्टोन और स्लिट। रेनफॉल, स्नोफॉल, हेलस्टोन्स एंड स्लिट, ये चारों किसके फॉर्म से, कंडेंसेशन के प्रेसिपिटेशन के, प्रेसिपिटेशन के। और ड्यू के बाद में फोग, फोग के बाद में मिस्ट, और मिस्ट के बाद में फ्रोस्ट, ये चारों किसके फॉर्म है, फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। तो यहाँ ड्यू भी लिखा था, फोग भी लिखा था, फ्रोस्ट भी लिखा था, लेकिन यदि मिस्ट और हो जाता तो ये चारों किसके फॉर्म हो जाते हैं, ये चारों फॉर्म हो जाते हैं कंडेंसेशन के। ये किसका फॉर्म है, प्रेसिपिटेशन का। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा कंडेंसेशन का फॉर्म नहीं है, तो बच्चों जल्दी से आंसर टिक कर दो, स्लिट, डी। ये किसका फॉर्म है, प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बड़े क्वेश्चन नंबर 131 के बाद में क्वेश्चन नंबर 132 है ना। अगेन अभी हम लोगों ने कंडेंसेशन करवाया। क्या करवाया, कंडेंसेशन। देखो ये कोई पर्वत है, इधर से मानसूनल विंड जा रहा है। कौन जा रहा है, मानसूनल विंड। जब ये मानसूनल विंड हाइट पर जाएगा तो हाइट पे जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगा तो एयर सेचुरेटेड होगा,
एयर सैचुरेटेड होगा तो कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा तो वाटर ड्रॉपलेट बनेंगे। क्या बनेंगे? वाटर ड्रॉपलेट। और एग्रीगेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एंड टीनी आइस पार्टिकल्स इज नोन एज क्लाउड। पानी की छोटी छोटी बूंद और बर्फ के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? या तो पानी की बूंद भी हो सकती है, छोटे छोटे आइस पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, या दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्लाउड कहते हैं, बादल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बादल है 4 प्रकार के होते हैं। सबसे ऊपर होता है सिरस क्लाउड, उसके नीचे होता है क्यूमुलस क्लाउड, उसके नीचे होता है निम्बस क्लाउड, और सबसे नीचे होता है स्ट्रेटस क्लाउड। ठीक है, तो क्लाउड के कितने टाइप से? 4 ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, बाकी इनके परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाकर हम 10 क्लाउड बनाते हैं। कितने? 10। 3 हायर क्लाउड में, 2 मिडिल क्लाउड में और 5 लोअर क्लाउड में। ठीक है, तो जो ये निम्बस क्लाउड है, जिसको हम हिंदी में वर्षी बादल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर्षी। सिरस को हम क्या बोलते हैं? पक्षाभ, क्यूमुलस को कपासी, निम्बस को वर्षी और स्ट्रेटस को स्तरीय बादल। तो इनमें से सबसे अधिक वर्षा करवाने वाला बादल भी वर्षा बादल, ये इंग्लिश में निम्बस क्लाउड है। सबसे अधिक बारिश करवाने वाला क्लाउड कौन सा है? निम्बस, है ना। और यदि ऑप्शन में हम लोग ये चारों ना होते, है ना, अल्टो स्टेटस, अल्टो क्यूमुलस, निम्बो स्टेटस, इस तरह से आते तो हम बोल देते क्यूमुलो निम्बस, क्यूमुलो निम्बस। ठीक है, तो निम्बस क्लाउड बच्चों सबसे अधिक वर्षा करवाता है। और यदि हम हाइट के क्रम में देखें तो सबसे ऊपर सिरस, फिर क्यूमुलस, फिर निम्बस और सबसे नीचे स्ट्रेटस क्लाउड। ठीक है, तो सबसे अधिक वर्षा करवाने वाला बादल या रेन बेयरिंग क्लाउड कौन सा है? तो रेन बेयरिंग क्लाउड है आपका निम्बस क्लाउड। राइट, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा 133। निम्नलिखित में से किस देश में गहन निर्वाह कृषि मुख्यतः प्रचलन में नहीं है? अब देखो बच्चों, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि निर्वाह कृषि क्या होता है, सब्सिडाइज फार्मिंग क्या होता है। तो हम लोगों ने बात किया था, जीवन को सब्सिडाइज या निर्वाह करने के लिए, जीवन जीने के लिए, निर्वाह करने के लिए क्या चाहिए? खाना, मकान, रोटी, कपड़ा। ठीक है, तो खाने के लिए क्या चाहिए? अनाज, ग्रेन चाहिए। क्या? चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, गेहूं है ना, फूड ग्रेन चाहिए। तो जिन देशों में जनसंख्या ज्यादा है वहां पर स्वाभाविक सी बात में क्या करना पड़ेगा? अनाज का उत्पादन ज्यादा, ग्रेन्स का प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, फूड ग्रेन्स का। केस क्रॉप का कम, फूड ग्रेन्स का ज्यादा। अब आप लोग देखो यहाँ पर, ये जो आपका भारत है, यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, स्वाभाविक सी बात है, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जापान, यहाँ भी पॉपुलेशन ठीक ठाक है, हम लोगों को करना ही पड़ेगा फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन। कनाडा, इसके पास एरिया बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है, लगभग 2.5-3 करोड़ के आसपास जनसंख्या यहाँ पर कुल। तो आप देखेंगे कनाडा के पास एरिया ज्यादा, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में, जनसंख्या कम है। तो यहाँ पर केस क्रॉप का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, फूड का कम होगा। तो यहाँ पर होगा क्या? नहीं होगा। इंडोनेशिया में भी देखेंगे जनसंख्या ठीक ठाक ही मिलती है, लगभग आप देखेंगे 10 करोड़ के आसपास ही या ऊपर ही मिलेगी। तो भारत में भी जनसंख्या ज्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फूड ग्रेन का। जापान में भी फूड ग्रेन का, इंडोनेशिया में भी फूड ग्रेन का, लेकिन यहाँ पर केस क्रॉप का प्रोडक्शन होगा। तो हम लोग देखेंगे इनमें से किस देश में सब्सिडेंस फार्मिंग नहीं है ना, नॉर्मली प्रचलन में नहीं है। तो देश कौन सा है? कनाडा है। कौन सा देश है? कनाडा, है ना। और निर्वाह कृषि क्या होती है? जिसमें फूड ग्रेन का प्रोडक्शन ज्यादा हो, खाद्यान्न फसल का उत्पादन ज्यादा हो, और कैश क्रॉप जो नगदी फसल है उसका उत्पादन कम हो, तो उसमें हम क्या कहते हैं? सब्सिडेंस फार्मिंग या निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है, और यदि कैश क्रॉप का ज्यादा होता और फूड का कम होता तो उसको कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं, वाणिज्यिक कृषि। क्या कहते हैं उसको? वाणिज्यिक कृषि, कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं बच्चों उसको। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 133 के बाद में हमारा 134। अगेन मैं बात करना चाहूंगा आपसे, ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन आया है। कहीं ना कहीं आपको इंडिया का पैटर्न धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो गया होगा। अभी तक हम लोगों ने 2022 के चारों हम लोगों ने वीडियोस देख लिए होंगे। 2021 का भी लगभग आज हमारा एंड हो जाएगा, कल हम 2020 का हम अगला वीडियो देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि साउथ ईस्ट जो रेलवे है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। इंडिया में हम 18 रेलवे जोन पढ़ते हैं, 18 हम रेलवे जोन पढ़ते हैं। तो उसमें से पूछ रहा दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, साउथ ईस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है, तो यदि ईस्ट का पूछता तो हम बता देते कलकत्ता में। ईस्ट रेलवे का कहां पर है? कलकत्ता में है। ठीक है, दूसरा कलकत्ता मेट्रो का भी कहां पर है? कलकत्ता में है। कलकत्ता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय भी कहां पर है? कलकत्ता में है। ठीक है, और दक्षिण पूर्वी साउथ ईस्ट का भी कहां पर है? कलकत्ता में है। साउथ ईस्ट का भी कहां पर है? कोलकाता में है। ठीक है, तो देखो यहां पर आप देखोगे बिलासपुर में किसका है? बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर। सिकंदराबाद में कौन सा है? तो सिकंदराबाद में मिलेगा साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में।
कलकत्ता में 3 रेलवे जोन है, ईस्ट रेलवे का भी यहीं पर है, ठीक है, कलकत्ता मेट्रो का भी यहीं पर है, कलकत्ता मेट्रो रेल का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है, कलकत्ता मेट्रो रेलवे, और तीसरा साउथ ईस्ट रेलवे का भी यहीं पर है। यानी कि कलकत्ता में टोटल कितने रेलवे जोन है? 3। और भुवनेश्वर में क्या मिलेगा? ईस्ट कोस्टल रेलवे, ईस्ट कोस्टल रेलवे, पूर्वी तटवर्ती रेलवे। ईस्ट कोस्टल रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है बच्चों? तो ईस्ट कोस्टल रेलवे का हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर में। तो आपसे पूछ रहा है साउथ ईस्ट रेलवे, तो साउथ ईस्ट रेलवे का आप टिक लगा दीजिए, कलकत्ता। कहां पर है? कलकत्ता में है। कलकत्ता में इसके अलावा और कौन से 2 रेलवे जोन है? एक कलकत्ता मेट्रो रेलवे जोन है और दूसरा ईस्ट रेलवे जोन है। ऐसे ध्यान रखना, मुंबई में भी 2 हैं, वेस्ट रेलवे चर्च गेट मुंबई में है और सेंट्रल रेलवे सेंट्रल मुंबई में है। मुंबई में भी कितने रेलवे जोन है? 2। कलकत्ता में कितने रेलवे जोन है? 3, है ना। ईस्ट रेलवे, कलकत्ता मेट्रो रेलवे और तीसरा साउथ ईस्ट रेलवे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 134 का राइट आंसर हो गया बच्चों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन हमारा भारतमाला, है ना, भारतमाला परियोजना। बच्चों आपको पता होगा मोदी सरकार ने 2 योजनाएं चलाई, एक भारतमाला और एक सागरमाला, ठीक है। तो भारतमाला जो योजना है, इसका उद्देश्य भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इसको राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ना। ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री है हमारी 15,200 किलोमीटर, इस 15,200 किलोमीटर जो आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री है, इसको कहीं ना कहीं किससे? नेशनल हाईवे से कनेक्ट करना, राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ना। और जो सागरमाला परियोजना है, इस सागरमाला परियोजना का उद्देश्य है भारत की जो कोस्टल बाउंड्री, तटीय सीमा है, वहां पर जो बंदरगाह है, उन बंदरगाह के आसपास वाले क्षेत्र में सड़क मार्ग की स्थापना करना। यानी कि तटीय सीमा को सड़कों से जोड़ने का काम है सागरमाला परियोजना का, और अंतरराष्ट्रीय सीमा को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने का काम है भारतमाला परियोजना का। तो देखिए इसमें पहला है, उत्तर दक्षिण भारतीय नदियों को माला के आकार में परस्पर जोड़ना गलत है। दूसरा, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क, ये अभी तक सही है। आगे हम देखते हैं, भारत के सभी शहरों को रेलवे के माध्यम से परस्पर जोड़ना नहीं है। भारत के सभी औद्योगिक क्षेत्रों को पाइपलाइनों के माध्यम से जोड़ना, ये भी नहीं है। यानी कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग, नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवे इन इंडिया, और वो भी कहां पर? इंटरनेशनल बाउंड्री पर। कहां पर? इंटरनेशनल बाउंड्री। तो ऑप्शन बी जो है बच्चों हमारा राइट है। यदि सागरमाला पूछता तो हम तटीय क्षेत्र पर किसका विकास करते? राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे का। तो आप देखिए आपके पास में ट्रांसपोर्टेशन का दूसरा क्वेश्चन है 2021 के पहले पेपर में। अभी रेलवे जोन से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया उठा करके, और दूसरा क्वेश्चन आपसे रोड ट्रांसपोर्टेशन से पूछ लिया भारतमाला। क्या पूछा? भारतमाला, ठीक है। यानी कि अब आपको समझ में आ रहा होगा ट्रांसपोर्टेशन एक हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे जाएं। तो वेजिटेशन से हम लोगों से क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया में बेसिकली हम लोग क्लाइमेटिक कंडीशन की बेसिस पर देखें तो कितने तरह के हम लोगों को वेजिटेशन मिलते हैं। तो ब्रॉडली हम 6 टाइप के बता देते हैं कि जहां बारिश ज्यादा होती है, मेघालय मिजोरम वाले पार्ट में, वहां ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। वहां ट्रॉपिकल कौन है? एवरग्रीन फॉरेस्ट है। फिर जहां उससे कम बारिश हो रही है, लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में, वहां पर हम देखेंगे ट्रॉपिकल यहां पर कौन सा होगा? वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल वेस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है। और जहां 70 से 100 सेंटीमीटर बारिश हो रही है वहां पर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस है। और जहां 70 सेंटीमीटर से कम है वहां थ्रोनी फॉरेस्ट है, डेजर्ट फॉरेस्ट है। और जहां रिवर का फ्रेश वाटर कहां जाकर के ड्रेन होता है? गल्फ ओशियन बे में, वहां टाइडियल फॉरेस्ट है। वहां पर कौन सा फॉरेस्ट है? टाइडियल। और ये हिमालयन रीजन में माउंटेन फॉरेस्ट है। कौन सा फॉरेस्ट है? माउंटेन फॉरेस्ट है, ठीक है। तो यहां पर देखिए प्राकृतिक वनस्पति जो भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित है, द नेचुरल वेजिटेशन विच कवर्स द मैक्सिमम ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज। ऐसा कौन सा वेजिटेशन है इनमें से जो इंडिया के मैक्सिमम एरिया को कवर करता है? तो बच्चों भारत में एवरेज रेनफॉल होता है 120 से 125 सेंटीमीटर, 120 से 125 सेंटीमीटर, ठीक है। और अभी हम देख के आए कि 100 से 200 के बीच वाला जो रेनफॉल वाला रीजन था वहां पर कौन सा मिल रहा है? ड्राई डेसिडुअस। तो ढूंढो यहाँ पर। तो इंडिया में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा मिलेंगे। कौन सा फॉरेस्ट सबसे ज्यादा मिलेगा? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा मिलेगा। माउंटेन फॉरेस्ट मिलेगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। ट्रॉपिकल एवरग्रीन मिलेगा वेस्टर्न घाट, केरला, कर्नाटक और मेघालय वाले रीजन में, और अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा एरिया पर मिलने वाला फॉरेस्ट हमारा ट्रॉपिकल डेसिडुअस है। नेक्स्ट हम लोग देखें, ब्यास नदी जो हिमाचल और पंजाब से होकर बहती किस नदी में जाकर गिरती है?
है ना, यानी कि आपसे पूछा है सिंपल सा कि ब्यास किसकी ट्रिब्यूटरी है ना, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम लोग ऐसा बोल कर आते हैं कि सर ये इंडस रिवर है जो मानसरोवर लेक के पास बुखारचू ग्लेशियर से आ रही है। ये चिनाब रिवर है, चिनाब रिवर जो कहां से आ रही है, बारालाचा पास से, चंद्र और भागा बन करके। ये झेलम रिवर है जो कहां से आ रही है, वेरीनाग लेक के पास शेषनाग। ये रोहतांग दर्रे से रावी रिवर आ रहा है, ठीक है। और ये राकस्थान लेक से सतलज रिवर आ रहा है। कौन सा रिवर, सतलज। और ये ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से ब्यास रिवर आ रहा है। तो ब्यास रिवर हमने कहां जाकर ड्रेन किया, सतलज में। कहां ड्रेन किया, सतलज, पंजाब में हरिके बैराज के पास। तो देखो इंडस, सतलज, चिनाब और रावी, तो कहां जाकर के ड्रेन होगा, द रिवर ब्यास, है ना, फ्लोइंग फ्रॉम द हिमाचल एंड पंजाब ज्वाइन द रिवर सतलज, ज्वाइन द रिवर सतलज। पंजाब में जाकर किसको ज्वाइन कर लेगी, सतलज को। और इस सतलज से फिर हम लोग कौन सा कैनाल लेके जाएंगे राजस्थान में, इंदिरा सागर नहर या इंदिरा कैनाल, इंदिरा सागर नहर हम लोग लेकर जाएंगे जो भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर है, इरिगेशन कैनाल है, राइट। तो हमारा ब्यास नदी जाकर गिरा दी हमने पंजाब में, किसमें, सतलज रिवर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा आज का बच्चों ये स्लाइड कंप्लीट होता है, 2021 हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में बच्चों, क्योंकि 2020 में आपने देखा होगा ड्यू टू कोविड के कारण आपके 2020 का फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पेपर एक कंबाइंड हुआ था, इसलिए नेक्स्ट सेशन में 2020 हम लोग कोशिश करेंगे एक ही वीडियो के अंदर हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर ले, और 2020 हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। चलो नए एक वीडियो में नए एक ईयर के साथ, नए एक पेपर के साथ हम लोग मिलने वाले, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आप क्वेश्चन लगाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।